हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम और शुरू करते हैं यूट्यूब पर अपनी पहली क्लास। फ्रेंड्स, आज की अपनी वीडियो हिस्ट्री सब्जेक्ट पर है और आज का अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का परिचय। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप सभी को हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज क्लासेस एसएससी लेवल की और एसएससी के द्वारा पूछे गए मैथ्स के प्रीवियस ईयर सेट का वीडियो सॉल्यूशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास को। फ्रेंड्स, आज की अपनी पहली क्लास है हिस्ट्री पर और आज का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास का परिचय। फ्रेंड्स, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति का मतलब ऐसा अवश्य ही और हास का मतलब घटित हुआ होगा, यानी इतिहास उन दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है जो ये बात बताते हैं कि कोई घटना भूत काल में जरूर हुई होगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है इतिहास। इतिहास का मतलब होता है ऐसा अवश्य घटित हुआ होगा। देखिए, इतिहास किन दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति का मतलब क्या होता है, ऐसा अवश्य ही, और हास का मतलब क्या होता है, घटित होना। यानी पास्ट में यह घटना घटित हुई होगी जिसके बारे में हम जिस किसी भी घटना के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वह घटना पास्ट में घटित हुई होगी। उसी घटना को जब हम किसी चैप्टर वाइज किसी सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ते हैं तो उसी सब्जेक्ट को हिस्ट्री कहा जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हिस्ट्री की डिफिनेशन की। History derived from Greek word historia. History derived from Greek word historia, which meaning is inquiry or search. जिसकी मीनिंग क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, इंक्वायरी या सर्च, खोज करना, यानी जांच पड़ताल करना। हिंदी में परिभाषा पर जान लेते हैं दोस्तों। अतीत और वर्तमान के बीच का संवाद है इतिहास। हिस्ट्री एक ऐसा डायलॉग है जो हमारे पास्ट और प्रेजेंट के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है, बताता है प्रेजेंट और पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हमें भूतकाल के मानव के रहन सहन तथा उसकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हमें भूतकाल के मानव के रहन सहन तथा उसकी सभ्यता की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। यानी पहले मानव आज से बहुत साल पहले, बहुत हज़ार साल पहले जब मानव सभ्यता का उदय इस हद तक नहीं हुआ था तो मानव कैसे रहता था, उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे की, किस तरीके से वो आज यहाँ तक पहुँचा, इन सारी घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण जिन सब्जेक्ट्स के थ्रू हमें करना पड़े अध्ययन, वही है इतिहास। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इतिहास के जनक की। तो फ्रेंड्स, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। यह यूनान देश के निवासी थे। यूनान देश को ग्रीक कहते हैं इंग्लिश में। तो यूनान देश के निवासी थे और हिस्टोरी शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी वो हिस्टोरिका थी। इन्होंने पहली पुस्तक लिखी थी अपनी हिस्ट्री पर, हिस्टोरिका, और उसी हिस्टोरिका टर्म में इन्होंने हिस्ट्री शब्द को यूज किया था। वहीं से हिस्ट्री शब्द डिराइव्ड हुआ है। और भारतीय इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री मेगास्थनीज को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था और चंद्रगुप्त मौर्य से जब सेल्यूकस निकेटर युद्ध में हार जाता है तब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आता है मेगास्थनीज। वहीं पर इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इसी पुस्तक को लिखने के बाद से यह भारतीय इतिहास का जनक जाना गया। और चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं इतिहास को जानने के स्रोत। फ्रेंड्स, किसी सब्जेक्ट को हम पढ़ें इससे पहले जरूरी है कि ये जान लें उस सब्जेक्ट के जानने के स्रोत क्या क्या हैं, कैसे हमें उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलती है, हम कैसे जान पाते हैं कि ये घटनाएँ हुई थी कभी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इतिहास के जानने के दो तरह के स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है, जिसे इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। ऐसे स्रोत जो खुदाई के दौरान ज़मीन में मिले उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। मतलब मिलते तो साहित्यिक स्रोत भी हैं कहीं कहीं पर, लेकिन मतलब
पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत हैं जिसमें जैसे जीवाश्म हो गया, अभिलेख हो गया, स्मारक हो गए, सिक्के हो गए, मूर्ति, जैसे किसी जगह पर खुदाई हुई, वहाँ पे जीवाश्म मिले। फॉसिल्स में, फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स लिविंग बींग्स जो होते हैं उनके डेथ मैटर होते हैं, पार्ट होते हैं, बॉडी के हार्ड पार्ट जो सॉइल में कई सालों से दबे पड़े रहते हैं, लेकिन ये सड़ते नहीं हैं। इनका ऑक्सीजन से भी मतलब रिश्ता टूट जाता है ज़मीन के काफ़ी नीचे होने की वजह से, और खुदाई के दौरान ये मिलते हैं तो उस सभ्यता के बारे में बताते हैं। जैसे सपोज के लिए कि किसी जानवर का बोन्स मिल सकता है जब बहुत नीचे ज़मीन के दब जाए और लगातार उस पर बैक्टीरिया वगैरह का अटैक ना हो तो वो फॉसिल्स बन जाता है। इंस्क्रिप्शन क्या है? अभिलेख। कहीं कहीं पर दोस्तों जैसे कोई भी किंग हुआ या कोई और हुआ तो उस ज़माने में अपने बातों को पत्थर वगैरह पर लिखवा देता था। ऐसी बातें जब जानने को मिलती हैं जिस माध्यम से उसे ही अभिलेख कहा जाता है। स्मारक उनकी इमारतों को कहा जाता है। उनकी इमारतों को भी देख के ही पता लगाया जा सकता था। राजा महाराजा जो पहले के होते तो किंग वगैरह, उनकी इमारतों को देख के इस बात का पता लगाया जा सकता था कि उनका रहन सहन कैसा था, और उनके सिक्कों के देख के भी ये पता लगाया जा सकता था कि उस ज़माने में सिक्के कैसे बनते थे, उनके सिक्कों पर क्या प्रिंटिंग हुआ करती थी, वो किन मूर्तियों को फॉलो करते थे, जैसे किन स्टेचू को फॉलो करते थे। तो दोस्तों इन सभी को पुरातात्विक स्रोत के तहत रखते हैं, आर्कियोलॉजिकल स्रोत के तहत। और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब ये है दोस्तों ऐसा स्रोत मतलब जैसे किताबी स्रोत, जैसे बुक वगैरह उस ज़माने में लिख दी गई होंगी किसी ऑथर के द्वारा, तो उन बुक को पढ़कर भी उस काल के बारे में जानकारी मिल सकती है हमें। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ने से हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। मेगास्थनीज की इंडिका भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी बताती है। चचनामा है, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में बताती है। विशालदत्त की मुद्रा राक्षस है, ये गुप्त काल के बारे में बताती है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बताते हैं। फ्रेंड्स, अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतीय इतिहास, दूसरा है विश्व का इतिहास। भारतीय इतिहास में हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, और विश्व के इतिहास वो इतिहास है जिसमें विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ा जाता है। वर्ल्ड लेवल पे हिस्ट्री की स्टडी को ही विश्व का इतिहास कहते हैं, जबकि इंडियन लेवल पर हिस्ट्री की स्टडी को इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारे एसएससी, बैंक एंड रेलवे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही पोर्शन इम्पॉर्टेंट है। ये तो यूपीएससी लेवल का पार्ट हो जाता है, तो हमें वो जो हिस्ट्री पढ़नी है वो भारतीय इतिहास ही है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। फ्रेंड्स, अध्ययन की सुविधा हो तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको भारतीय इतिहास को बारे में बताया। भारतीय इतिहास का वो पार्ट है जिसके बारे में हम इंडियन के बारे में पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय इतिहास ये रही हेडिंग दोस्तों। अध्ययन की सुविधा है तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास जो है ना वो कोई मतलब छोटा चैप्टर तो है नहीं, या छोटा टॉपिक कि छोटे से पार्ट में कवर हो जाए। काफ़ी लंबा पार्ट है, इसीलिए इसको भी 3 भागों में ट्राई। इसके पार्ट में भी सब पार्ट होंगे, कई तरह के पार्ट बन के आएंगे, और चैप्टर मतलब थोड़ा लेंदी हो जाता है भारतीय इतिहास। इसीलिए भारतीय इतिहास को एक अलग रखा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री से। और एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए सिर्फ यही पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये खुद में इतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसको पढ़ना काफ़ी हद तक आसान नहीं रहता। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास अध्ययन की सुविधा है तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री अननोन टाइम से 712 ईस्वी तक की काल को एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से 712 साल बाद तक और किस काल को प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। और ये शुरू से कब हुआ था, कब से हुआ था प्राचीन भारत का इतिहास, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है, मतलब कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। ये अननोन टाइम से माना गया है। ऐसा माना गया है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 5 लाख BC से शुरू होता है। ये 5 लाख BC से, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले ईसा मसीह के जन्म से लेकर
ईसा मसीह के जन्म के 712 ईस्वी तक के काल को प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है। अगर आप देखें तो काफ़ी लंबा समय हो जाता है। 5 लाख से जन्म से पहले उनके 5 लाख के बाद ये जन्म के 712 साल बाद तक का इतिहास प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास क्या है? इस समय से यानी 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक के काल को मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा जाता है और 1707 से आज़ादी तक के काल को 1907 तक 1707 से आज़ादी तक के समय को आधुनिक भारत का इतिहास कहा जाता है, 1947 के समय तक को। दोस्तों देखिए, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। प्राचीन भारत का इतिहास अज्ञात समय से 712, ये तब की बात है जब इंडिया में सभ्यता का उस तक उदय नहीं हुआ था। मानव बहुत प्रिमिटिव लेवल का था और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसे ही गुफाओं में और जानवरों के शिकार में काट दिया करता था। तब से लेके तब से इतिहास से 712 ईस्वी तक के इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है। 712 में क्या हुआ ऐसा जो इतिहास मध्यकाल? अभी क्या होगा, धीरे धीरे करके मानव सभ्यता बढ़ती चली गई, लोग व्यापार करना भी शुरू कर दिए थे। आगे बता रहे हैं सब कैसे हुआ था ये सब। तो देखिए, पहले अज्ञात समय से 712 ईस्वी तक के काल को प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। अब 712 ईस्वी में क्या हुआ कि भारत में आक्रमण होता है तुर्कों का, और अब भारत में तुर्कों का आक्रमण करने के बाद भारत पर सत्ता इन्हीं की आ जाती है और प्राचीन भारत का इतिहास बदल जाता है मध्यकालीन भारत के इतिहास में। और अगर आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि संपूर्ण काल में यहाँ पर इन्हीं लोगों का शासनकाल था। मतलब मुगल वंश बाद में आया, उसके पहले था ये गुलाम वंश, खिलजी वंश और भी थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। उसके बाद आता है बाबर, अटैक करता है इंडिया पर। फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक नया अध्याय एक नया पार्ट जुड़ जाता है, मुगलों का काल। मुगलों का काल कब तक रहा? 1707 तक, औरंगजेब की मृत्यु तक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरवर्ती मुगल काल कहा जाता है वैसे एक तरह से उसको, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गए और उन पर धीरे धीरे, वैसे भी भारत में तब तक यूरोपीय कंपनियां बहुत पहले से ही आ चुकी थी। आप जानते होंगे 1498 में आ गया था वास्को डी गामा, तो धीरे धीरे पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद और भी कंपनियां आती गई भारत में और धीरे धीरे सत्ता इनके हाथ से दूर होती गई और ये सत्ता ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई और मध्यकालीन भारत आधुनिक भारत में बदल गया। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले पार्ट को, जो कि है प्राचीन भारत का इतिहास। फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्शन तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी हद तक, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो कुछ ही हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस तो यहाँ से नहीं बनते। तो मैंने उन क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है और ये काफ़ी छोटा सा पोर्शन हो जाता है। छोटा सा पोर्शन इसलिए क्योंकि अगर आप इसको जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा कर दें, जितना छोटा करना चाहें उतना छोटा कर दें, क्योंकि इतिहास को कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कितना पढ़ना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। हमें पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने उन सारी बातों को लगभग कलेक्ट किया है जो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी पढ़ने को तो दोस्तों बहुत बड़ा भी बनाया जा सकता था इस मैटर को, मैंने इस मैटर को सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? प्राचीन भारत का इतिहास मैंने आपको टाइम बताया है 5 लाख BC, यानी ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख साल पहले से लेकर उनके जन्म के 712 साल बाद तक के काल को प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। चलिए, प्राचीन भारत का इतिहास 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पहले जान लेते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। फ्रेंड्स, अभी मैंने ज़्यादा इंग्लिश को इंट्रोड्यूस नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन आगे वाली वीडियोज़ में इंग्लिश अच्छे से, इंग्लिश और हिंदी का अच्छा कॉम्बिनेशन मिक्सअप कर देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये प्री हिस्टोरिक पीरियड इसको इंग्लिश में कहते हैं।
ऐसा इतिहास का वह दौर है जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। लिखित विवरण क्यों नहीं है? क्योंकि मानव उस हद तक सभ्य नहीं हुआ था कि वो अपने लिए कुछ लिख पढ़ सके। सिर्फ वो अपने भाव को, अपने विचारों को संकेत यानी जेस्चर्स के माध्यम से एक दूसरे को बताता था। जैसे मान लीजिए कोई खतरा हुआ तो अजीबोगरीब तरह के चेहरे बनाकर, इसी तरीके से मानव ने अपने आप को बचा के रखा। मतलब हर तरह के खतरे से लड़ता हुआ आया। धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास करता चला आया और आज आप देख रहे हैं कहाँ तक पहुँच गया है मानव। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। मतलब इंसान ने अपने बारे में कुछ लिखा नहीं है। उस समय इतनी सभ्यता उदित नहीं थी कि वो लिख पढ़ सकें। बस खाना था, रहना था। और जो सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई तब भी उस हद तक नहीं विकसित हो पाई कि लोग कुछ लिख पढ़ सकें। इसका टाइम पीरियड मैंने बताया है 5 लाख BC से 2500 BC तक होता है पाषाण काल। ठीक है ना। प्रागैतिहासिक काल 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन सा? एक पाषाण काल, एक ताम्र काल। फ्रेंड्स, क्या हुआ कि जब पहले मानो तो घर में रहता नहीं था, जंगल में रहता था, वहीं गुफा वगैरह में, तो उसे अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए हथियार की ज़रूरत पड़ती थी। इस हथियार को उसने पत्थरों से बनाया, अपने आप को बचाने के लिए भी, शिकार करने के लिए भी। इसीलिए इस पीरियड को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल जब मानव पत्थर का उपयोग करता था। पाषाण काल किसे कहते हैं? मानव सभ्यता का वह दौर जिसमें मानव पत्थर का प्रयोग करता था। क्यों? क्योंकि उसकी सभ्यता इस हद तक विकसित नहीं थी कि वो आज की तरह कुछ भी बना सके। पाषाण काल कितने पार्ट में डिवाइड था? तो 3 पार्ट में डिवाइड था। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। 5 लाख BC यानी ईसा मसीह के जन्म से 5 लाख साल पहले से लेकर उनके जन्म के 2500 साल पहले तक के काल को पाषाण काल कहा जाता है। काफ़ी लंबा पीरियड है, लेकिन नॉलेज इसका ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसका जो स्रोत है वो यही है जो आपको मैंने पहले बताया। पुरातात्विक स्रोत ही हैं, कुछ कोई रिटन सोर्स तो है नहीं, इसलिए तो ये प्रागैतिहासिक है क्योंकि इसका कोई रिटन सोर्स नहीं है। तो देखते हैं आइए पूरा पाषाण काल क्या है। पूरा पाषाण काल वह काल है जिसमें मानव ने पत्थरों के हथियार का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया, मानव शिकारी हुआ करता था और गुफाओं में आवास हुआ करता था। यहाँ से 4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा पूछता है, बस यही सब टाइप के क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। यहाँ से बहुत बड़े क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते कि पत्थरों का हथियार मानव ने किस काल में बनाया, तो वो पूरा पाषाण काल में बनाया। आग का आविष्कार किस काल में किया? तो पूरा पाषाण काल में किया। मानव शिकारी था, पूरा पाषाण काल में। गुफाओं में कब आवास करता था? पूरा पाषाण काल में। तो मानव की ये 4 क्वालिटी हैं जो पूरा पाषाण काल में भी थी। फिर धीरे धीरे मानव और डेवलप हुआ। अब मानव आगे बढ़ा। मानव ने धीरे धीरे पशु पालना शुरू किया। उसने पहला पशु बना, मतलब उसका पहला पालतू जानवर जो था वो कुत्ता था। पशुपालन स्टार्ट किया। पशुपालन के दौरान उसने जो सबसे पहला जानवर पाला वो था कुत्ता। इसी दौरान उसने पहिए का आविष्कार भी कर लिया क्योंकि मृतक जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह मतलब जंगल में मार कर गुफाओं तक लाना काफ़ी मुश्किल काम होता था। तो उस समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। अब पहिए के माध्यम से बड़े बड़े जानवरों को जंगल में मार कर अपनी गुफाओं तक लाने में आसानी होती थी। तो यही है मध्य का पाषाण काल, यानी मध्य का पाषाण काल से कौन से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि उसने पशुपालन आरंभ किया जिसके तहत उसने पहला पशु पाला कुत्ता, और इसमें पहिए का आविष्कार किया। पाषाण काल कितने पार्ट में डिवाइड था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या था? पत्थरों का आविष्कार, आग का आविष्कार, शिकारी मानव था जो गुफाओं में रहता था। फिर धीरे धीरे उसने प्रोग्रेस किया और वो पशुपालन आरंभ करना शुरू कर दिया। उसका पहला पालतू जानवर कुत्ता था और इसी दौरान उसने पहिए का भी आविष्कार कर लिया। अब धीरे धीरे मानव और आगे बढ़ा और अब आ गया नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल क्या है फ्रेंड्स? ये वो पाषाण काल का वो यानी स्टोन एज, पाषाण का मतलब स्टोन एज का वो पीरियड है जिसमें मानव ने कृषि प्रारंभ कर दी। मानव एक जगह सेटल रहने लगा। पहले मानव क्या करता था कि शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह निकल जाता था और उसने पहली जो फसल कृषि में अपनाई वो गेहूँ और जौ, ये इनकी 2 प्रथम फसल थी। इन्हीं फसलों की खेती उसने करनी शुरू की। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल 2 पार्ट में डिवाइड था, एक स्टोन एज, दूसरा कॉपर एज। कॉपर एज क्या था? अभी मानव ने इतने दिनों तक लगभग काफ़ी लंबा पीरियड था यहाँ से यहाँ तक का
तो इस समय तक तो पत्थर का यूज किया, लेकिन अभी मानव धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। मानव को लग रहा है कि सिर्फ पत्थर से काम नहीं चलने वाला, मानव काफ़ी चतुर था। तो चलिए देखते हैं ताम्रकाल यानी कॉपर एज, जब मानव ने तांबे का उपयोग किया। अब मानव ने धीरे धीरे तांबे का आविष्कार भी कर लिया और धातुओं में सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबे का ही प्रयोग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आता भी है कि धातुओं में सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया। धातुओं में सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया तथा प्रथम वस्तु कुल्हाड़ी बनाई। को क्या बनाया? अपने लिए औजार बनाया कुल्हाड़ी, ताकि जानवरों से बच भी सके और उनका शिकार भी कर सके। तो फ्रेंड्स ये था प्रागैतिहासिक काल, जिसके दो पार्ट थे, पाषाण काल और ताम्रकाल। कॉपर एज का जो ड्यूरेशन है वो 3000 BC से लेकर 2000 BC तक है, यानी इसके ख़त्म होने से थोड़ा सा पहले। ठीक है फ्रेंड्स, यानी एक तरफ ये ख़त्म हो रहा था और धीरे धीरे मानव इस सभ्यता को शुरुआत कर रहा था। 3000 BC से 2000 BC तक की ड्यूरेशन को कॉपर एज कहते हैं, ताम्रकाल कहते हैं, जब मानव ने तांबे का प्रयोग करना शुरू किया और उसने धातुओं में तांबा को इंग्लिश में दोस्तों कॉपर कहते हैं, Cu इसका ये सिंबल होता है। तो तांबे का उपयोग करना शुरू किया। धातुओं में सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबे का प्रयोग किया तथा प्रथम वस्तु कुल्हाड़ी बनाई। ये इंपॉर्टेंट है कि उसने सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया और उसने सर्वप्रथम जो धातु से जो हथियार बनाया वो कुल्हाड़ी था। अब मानव की प्राचीन इतिहास का दूसरा पार्ट शुरू होता है, आद्य ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास का वह पीरियड है जिसके लिखित विवरण तो उपलब्ध हैं किंतु पढ़े नहीं जा सके। क्यों नहीं पढ़े जा सके? क्योंकि इस इनकी सभ्यताओं का धीरे धीरे पतन हो गया और इन्होंने जो वर्ड यूज किए थे अपनी सभ्यता के बारे में बताने के लिए, इनमें से ज़्यादातर ऐसे वर्ड थे जो वर्ड न होके सिंबल हुआ करते थे। किसी विशेष परिस्थिति को दिखाने के लिए सिंबल बनाते थे, जैसे ट्रायंगल को बनाने के लिए त्रिभुज दिखा दिए कुछ इस टाइप का। तो ये वो पीरियड है। ठीक है तो फ्रेंड्स, तो ये आदि ऐतिहासिक काल का जो ड्यूरेशन है वो 2500 BC से 600 BC तक है। ये इंपॉर्टेंट है 600 BC, क्योंकि यहाँ से हम प्रवेश कर जाएंगे ऐतिहासिक काल में। यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले से 600 साल पहले तक के काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसका लिखित विवरण तो है किंतु पढ़ा नहीं जा सका। क्यों नहीं पढ़ा जा सका? क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही कुछ ऐसी थी कि इसको कोई पढ़ ही नहीं पाया। इसके तहत दो सभ्यताएं आती हैं जिनको हमें पढ़ना है आगे, अच्छे से डिटेल में मैंने बताया भी है दोनों सभ्यताओं के बारे में। एक तो है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं के रिटन विवरण तो अवेलेबल हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसे ही पीरियड को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसका ड्यूरेशन कितना है? 2500 BC से लेकर 600 BC, यानी ईसा मसीह के 2500 साल पहले से लेकर उनके जन्म के 600 साल पहले तक के काल को। देखो दोस्तों, जब हम BC की बात करें तो उनके जन्म से पहले की बात है, और जब हम AD की बात करें तो उनके जन्म के बाद के। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट और AD मतलब एनो डोमिनी। तो चलिए बताते हैं आपको ऐतिहासिक काल क्या है। ऐसा मतलब प्राचीन भारत के इतिहास का एक ऐसा पीरियड जिसका विवरण रिटन में उपलब्ध है और जिसको पढ़ा भी जा सका है। यानी रिटन में विवरण भी यहाँ से आपको मिलेगा इन लार्ज चैप्टर्स, मतलब ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यकीन मानिए ये एरिया अकेले लगभग 80% कवर करेगा। प्रागैतिहासिक काल से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल से काफ़ी हद तक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से। उसके बाद जो क्वेश्चन 80% तक एरिया ये कवर करता है ऐतिहासिक काल, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि आप सॉल्व करते होंगे, सेट तो देखते होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन अगर ऐतिहासिक काल में अगर आप देखते होंगे प्राचीन भारत के इतिहास से, तो यहीं से रहता होगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, उनकी राजधानियाँ, उन पर राज्य करने वाले वंश, मगध साम्राज्य के बारे में स्पेशल, और मौर्य काल, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। तो यही सब जिसके तहत पढ़ते हैं वो ऐतिहासिक काल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इधर देखिए 600 से इसका ड्यूरेशन क्या था, 600 से 712 ईस्वी तक। अब देखिए फ्रेंड 600 यानी यहाँ ये ख़त्म होता है, ये शुरू होता है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले से लेकर उनके जन्म के 712 साल बाद तक जो पीरियड चला उसे ही ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल इसकी इंग्लिश में इसको हिस्टोरिक पीरियड, ऐसा पीरियड है जिसके रिटन में विवरण उपलब्ध हैं, यानी
रिटन डाटा अवेलेबल हैं, उनको पढ़ा भी जा सका है। इसके तहत हमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य काल और गुप्त काल के बारे में पढ़ना है। एक काल और है संगम काल। चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लिए यहीं रखते हैं फ्रेंड्स। आज के लिए यहीं रखते हैं फ्रेंड्स। अगली वीडियो आप तक जल्दी बनाकर पहुंचा देंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब हो गया हो। ये हमारा पहला वीडियो है और इसी तरीके की वीडियोज आपको हमेशा मिलती रहेंगी। बेसिकली मैथ्स की एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस सेट का वीडियो सोल्यूशन मेरे द्वारा पूरा का पूरा, मतलब जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एग्जाम में, जैसे 25 क्वेश्चन हो गया सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, इन सब के 2500 क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मतलब जैसे जैसे मैं इनके कलेक्शन करता जाऊंगा, इनको सॉल्व करके आप तक पहुंचाता जाऊंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके क्या सुझाव हैं इस चैनल के प्रति। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है। मैंने कोशिश करी कि अच्छा से अच्छा पहला वीडियो, मतलब पूरी तरह से पहला वीडियो है। इससे पहले भी मैंने मतलब मोबाइल में इतना लंबा है, इतने समय तक कोई वीडियो नहीं बना। अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।